नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार। आज के वीडियो में हमेशा की तरह दो कहानियां हैं, दोनों ही सच्ची और दिलचस्प हैं, इसलिए आप आखिर तक जरूर देखना। और आज की पहली कहानी मुंबई के नालासोपारा की है। ये बात 2025 की है। नालासोपारा में एक इलाका है गाड़ीपाड़ा। इसी इलाके के ओम साई वेलफेयर सोसाइटी की एक चौल में विजय चौहान का परिवार रहता था। विजय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कलीचाबाद गांव का रहने वाला था। वह लगभग 10 साल से मुंबई में राजमिस्त्री का काम कर रहा था। मुंबई आने से पहले विजय चौहान का विवाह चमन देवी उर्फ गुड़िया के साथ हुआ था। उसी साल वह पत्नी गुड़िया को अपने साथ मुंबई ले आया था। इस समय उसका 7 साल का बेटा था। विजय का बड़ा भाई अजय चौहान पहले से मुंबई में रहता था। वहां उसका काम अच्छा चल रहा था। बाद में उसने अपने छोटे भाई अखिलेश को भी बुला लिया। कुछ दिन उसने उसे अपने पास रखा और राजमिस्त्री का काम सिखा दिया। जब अखिलेश काम सीख गया और कमाने लगा तो अजय ने उसके लिए अलग कमरा ले दिया। अब तीनों भाई उसी चौल में पास पास रहते थे। रहने के लिए अलग अलग थे, लेकिन जरूरत पड़ने पर हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। इस साल जुलाई की शुरुआत में अखिलेश को पैसों की जरूरत पड़ी तो उसने अपने बड़े भाई विजय को फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद था। उसने सोचा शायद काम पर होने की वजह से फोन चार्ज नहीं हो पाया होगा। शाम को दोबारा फोन किया, पर उस समय भी फोन बंद था। देर रात फिर कोशिश की, लेकिन फोन बंद ही रहा। अब उसे थोड़ी चिंता होने लगी। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए उसने तय किया कि सुबह जाकर खुद पता करेगा। अगली सुबह अखिलेश अपने भाई के घर पहुंचा। वहां भाभी चमन देवी से पूछने पर पता चला कि विजय किसी काम से कुरला गया है। फोन खराब हो गया था, इसलिए बंद है। चमन देवी ने बताया कि विजय ने कल सुबह किसी और के फोन से फोन किया था। उसने कहा था कि वो काम से कुरला गया है, कब वापस आएगा ये साफ नहीं बताया। बस इतना कहा था कि अगर काम जल्दी निपट गया तो जल्दी लौट आएगा। अखिलेश कई दिन तक अपने भाई को फोन करता रहा, लेकिन हर बार फोन बंद ही मिला। वह कभी कभी भाभी से भी हालचाल पूछ लेता था, लेकिन घर से लौटे हुए 9 दिन बाद भाभी का फोन भी बंद हो गया। यह देखकर अखिलेश परेशान हो गया। 20 जुलाई को जब अजय और अखिलेश विजय के घर पहुंचे तो घर पर ताला लगा मिला और भाभी भी नहीं थी। यह देखकर दोनों को शक हुआ। वे बाहर ही खड़े होकर आपस में बातें करने लगे। उन्हें पुरानी बातें याद आने लगी। जब जब अखिलेश ने भाभी से विजय के बारे में पूछा था, वह टालमटोल करती थी। कभी कहती थी कि विजय नाराज होकर चले गए हैं, तो कभी कहती थी कि वह गोरेगांव काम पर गए हैं। चमन के कहने पर अखिलेश गोरेगांव भी गया था। वहां पता चला कि विजय 8-10 दिन पहले ही काम छोड़कर चला गया था। चमन ने कहा कि विजय ने दूसरा सिम ले लिया है। लेकिन जब अजय और अखिलेश ने उस सिम का नंबर मांगा तो चमन बहाने बनाने लगी और नंबर नहीं बताई। ये सारी बातें देखकर अखिलेश को शक हुआ। उसने ऐसी खबरें याद की जहां पत्नियों ने पति को मारकर घर में दबा दिया और ऊपर से फर्श नया करा लिया था। चमन ने हाल ही में घर में नई टाइलें लगवाई थीं। इसलिए अखिलेश ने अजय से कहा कि फर्श की कुछ टाइलें तोड़कर देख लें। अगर 1-2 टाइलें टूट भी जाएं तो क्या हुआ, सच तो सामने आ जाएगा। अजय को छोटे भाई अखिलेश की बात सही लगी। फिर दोनों ने पड़ोसियों से भी बात की। पड़ोसियों को भी शक हुआ और सबने मिलकर तय किया कि पहले खुद ही कुछ टाइलें हटाकर देख लेते हैं। अगर अंदर कुछ मिलेगा तो पुलिस को खबर देंगे। जब टाइल्स हटाकर खुदाई शुरू की गई तो करीब 1.5 फुट खोदते ही तेज बदबू आने लगी। यह देखते ही सबको समझ आ गया कि उनका शक सच था। करीब 1.5 फीट मिट्टी हटाते ही बदबू आने लगी। धीरे धीरे कपड़े का टुकड़ा दिखा तो उन्हें यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसी दिन यानी 20 जुलाई को अजय और अखिलेश पेल्हार थाने गए और शिकायत दर्ज कराई कि उनका भाई विजय और भाभी चमन देवी लापता हैं। उन्होंने पुलिस को यह भी बताया कि पड़ोसियों की मौजूदगी में जब घर के अंदर खुदाई की गई तो वहां से तेज बदबू आई थी। उस रात पुलिस नहीं आई, लेकिन अगले दिन 21 जुलाई की सुबह पेल्हार थाने के सीनियर इंस्पेक्टर जितेंद्र वन कोटी पुलिस टीम और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ ओम साइन वेलफेयर सोसाइटी की उस चाल में पहुंचे जहां विजय चौहान अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। पुलिस अफसरों के कहने पर उसी जगह खुदाई शुरू हुई जहां से पहले बदबू आई थी। करीब आधे घंटे की खुदाई के बाद पूरा घर और आसपास का इलाका दुर्गंध से भर गया। शाम करीब 6 बजे 4 फुट गहराई से एक लाश निकली। हालत इतनी खराब थी कि पहचानना मुश्किल था, लेकिन कपड़ों और कदकाठी से साफ हो गया कि यह किसी और की नहीं,
बल्कि 32 साल के विजय चौहान की लाश है। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि विजय की हत्या किसने और क्यों की। घर की तलाशी और लाश मिलने के बाद पुलिस एक्टिव हो गई। जांच के दौरान लोगों ने पुलिस को बताया कि चमन और मोनू के बीच नाजायज रिश्ता चल रहा था। जब पुलिस ने और जानकारी जुटाई तो पता चला कि घटना के बाद से ही विजय की पत्नी चमन देवी उर्फ गुड़िया गायब है। पुलिस ने शक के आधार पर मोनू के बारे में भी पता किया तो मालूम हुआ कि वह भी गायब है। यह साफ इशारा था कि चमन मोनू के साथ ही है। दोनों को पकड़ने के लिए पिल्हार पुलिस ने 2 टीमें बनाई। अब सच्चाई तभी सामने आ सकती थी जब चमन और मोनू दोनों पुलिस के हाथ लग जाते। पुलिस ने उनके मोबाइल नंबर ट्रैक पर लगाए और मुखबिरों को भी सक्रिय कर दिया। एक टीम तकनीकी जांच में लगी थी और दूसरी टीम मुखबिरों से जानकारी जुटा रही थी। चमन, मोनू और उनके मददगार सुरेश तीनों के मोबाइल फोन बंद थे। इस वजह से पुलिस उन्हें ट्रैक नहीं कर पा रही थी। फिर भी पुलिस लगातार उनके नंबरों पर नजर रखे हुए थी। 22 जुलाई को अचानक विजय चौहान के फोन से एक ऑनलाइन पेमेंट हुआ। पुलिस ने तुरंत उस फोन की लोकेशन निकाली। पता चला कि पुणे के हड़पसर इलाके की एक दुकान से यह पेमेंट किया गया है। बस इसी सुराग से पुलिस सीधे हड़पसर पहुंच गई। कुछ ही घंटों में सीनियर इंस्पेक्टर जितेंद्र वनकोटी और उनकी टीम ने चमन और मोनू को पकड़ लिया। उनके साथ विजय का 7 साल का बेटा भी सुरक्षित मिला। इसके बाद पुलिस ने मोनू और चमन की जानकारी से सुरेश को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसने उनकी मदद की थी। सभी को थाने लाकर पूछताछ की गई और गिरफ्तारी की सूचना पुलिस कमिश्नर सुवास बावचे को दी गई। फिर तीनों को वसई कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया ताकि आगे की पूछताछ और सबूत इकट्ठा किए जा सकें। रिमांड के दौरान जो सच सामने आया वह एक खतरनाक लव क्राइम की कहानी थी। विजय चौहान जौनपुर का रहने वाला था। उम्र थी 32 साल। करीब 10 साल पहले उसकी शादी गांव के पास ही चमन देवी उर्फ गुड़िया से हुई थी। शादी के बाद विजय अपनी बीवी को मुंबई ले आया। वह पहले से ही यहाँ राजमिस्त्री का काम करता था। मेहनती आदमी था, रोज मेहनत करके ठीक ठाक कमा लेता था। शादी हुई तो खर्चे भी बढ़ गए, इसलिए और ज्यादा मेहनत करने लगा। विजय की दिनचर्या ऐसी थी कि वो सुबह सुबह घर से निकल जाता और देर रात को ही लौटता। इसी दौरान चमन का झुकाव पड़ोस में रहने वाले 20 साल के मोनू शर्मा की तरफ हो गया। मोनू उम्र में उससे करीब 8 साल छोटा था, लेकिन दिल के मामले में उम्र जात पात कुछ नहीं देखा जाता। मोनू बिहार का रहने वाला था और अपने परिवार के साथ विजय चौहान के घर के पड़ोस में रहता था। मोनू बीएसएससी के तीसरे साल में पढ़ाई कर रहा था और दिमाग से भी तेज था। पड़ोस में रहने की वजह से चमन देवी उससे कभी कभी छोटी मोटी चीजें मंगवा लेती थीं। धीरे धीरे यही आने जाने वाला रिश्ता नजदीकी में बदल गया। घर पर मिलते जुलते दोनों और करीब आ गए और रिश्ता आगे बढ़कर प्यार और शारीरिक संबंध तक पहुंच गया। मोनू को जैसे ही चमन का साथ मिला, उसे लगा कि जैसे उसे सारी खुशियां मिल गई हों। अब वह अक्सर चमन के घर पर ही रहने लगा। पति घर पर न हो और किसी जवान औरत के घर में कोई कुंवारा लड़का बार बार आने लगे तो पड़ोसियों की नजरें तो उठनी ही थीं। धीरे धीरे चमन और मोनू के रिश्ते की चर्चा पूरे मोहल्ले में होने लगी। आखिरकार ये बातें विजय तक भी पहुंच गईं। उसे पता चल गया कि उसकी गैर मौजूदगी में मोनू अक्सर उसके घर आता जाता है। विजय ने चमन से साफ कहा कि वो मोनू को घर आने से मना करे, लेकिन चमन ने उसकी बात मानने के बजाय उल्टा उससे झगड़ना शुरू कर दिया। विजय ने फिर मोनू को भी समझाने की कोशिश की, डांटा भी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। दोनों पहले की तरह मिलते जुलते रहे और रिश्ता चलता रहा। 2 जुलाई की शाम जब विजय घर लौटा तो उसने देखा कि चमन देवी मोनू से फोन पर बातें कर रही थी। जिस तरह की बातें वह कर रही थी, उन्हें सुनकर कोई भी पति आग बबूला हो जाए। विजय भी खुद पर काबू नहीं रख सका। उसने गुस्से में पत्नी को चार्जर के तार से पीट दिया और उसी वक्त मोनू को भी खूब खरी खोटी सुना दी। उस दिन घर में खाना नहीं बना। रात को विजय को भूख लगी तो उसने चमन से खाना बनाने को कहा, लेकिन चमन ने उठने से साफ मना कर दिया। इस पर विजय का गुस्सा और भड़क गया। उसने फिर से उसे डांटा और पीटा। गुस्से में चमन देवी ने दाल चावल बनाया और उसमें नशीली दवा मिला दी। थोड़ी देर में विजय सो गया। तब चमन ने फोन कर मोनू को घर बुलाया। दोनों ने मिलकर विजय चौहान की हत्या कर दी। मर्डर के बाद सबसे बड़ी चुनौती लाश को ठिकाने लगाना थी। दोनों ने फैसला किया कि शव को कहीं बाहर ठिकाने लगाने के बजाय घर में ही दफना दिया जाए, ताकि किसी को शक न हो।
चमन ने एक मजदूर को ये कहकर घर बुलाया कि सेप्टिक टैंक के लिए गड्ढा खुदवाना है। मजदूर ने घर के अंदर ही 4 फुट गहरा और 6 फुट लंबा गड्ढा खोदा। चमन और मोनू ने मिलकर विजय के शव को उसी गड्ढे में दफना दिया। इसके बाद करीब 12-13 दिन तक चमन इसी घर में बेटे के साथ आराम से रही। वहीं मोनू अपने घर में रह रहा था। कुछ दिन बीतने के बाद दोनों ने कब्र के ऊपर टाइल्स लगवाने की सोची, ताकि किसी को शक न हो। चमन ने टाइल्स लगाने के लिए विजय के ही सबसे बड़े भाई अजय को बुलाया। वो भी राजमिस्त्री का काम करते हैं। चमन ने उसे झूठी कहानी सुनाई और कहा कि पाइपलाइन के काम के लिए कुछ टाइल्स हटानी पड़ी। इसी बात पर विजय गुस्से में घर छोड़कर कांदिवली चले गए हैं। अजय ने भी इसे घर का मामला समझकर टाइल्स लगाने आ गया और अनजाने में अपने ही भाई की कब्र पर सीमेंट और मसाले से नई टाइल्स जड़ दी। अजय ने भाभी की बात सच मान ली और टाइल्स लगाकर चला गया। जब अखिलेश और अजय भाई के बारे में बार बार पूछने लगे तो चमन और मोनू घर से भाग निकले। खर्च के लिए उन्होंने विजय का फोन साथ ले लिया था, क्योंकि वह नेट बैंकिंग चलाता था। फोन की पिन उन्होंने सुरेश से बदलवा ली थी। इस तरह उसने उनकी घर से भागने में मदद की थी। उसी फोन से पेमेंट करने पर दोनों पकड़े गए थे। पुलिस पूछताछ में चमन देवी ने पुलिस को बताया कि हत्या का काम उसने अकेले किया था और मोनू का इसमें कोई रोल नहीं था। उसने कहा कि वह मोनू को बहुत प्यार करती है और उसका कोई दोष नहीं है, इसलिए उसे इस मामले में शामिल न किया जाए। दूसरी ओर मोनू का कहना था कि वह चमन देवी से मिलने गया था। उस समय चमन बाजार सब्जी लेने गई थी। तभी विजय आ गया और दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। मोनू ने कहा कि विजय उनके प्यार में बाधा बन रहा था, इसलिए बहस के दौरान गुस्से में उसने विजय का गला पकड़ लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मोनू ने कहा कि चमन का इस मामले में कोई दोष नहीं है और उसे बिल्कुल न फंसाया जाए। पुलिस का मानना है कि मोनू झूठ बोल रहा है। विजय लंबा, चौड़ा और तंदुरुस्त था। अकेले मोनू उसके ऊपर काबू नहीं पा सकता था। दोनों ही झूठे बयान देकर एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार विजय की हत्या नशीली दवा देने के बाद गला दबाकर की गई थी। इससे साफ हो गया कि विजय की हत्या दोनों ने मिलकर की थी। पुलिस ने सारे साक्ष्य इकट्ठा किए और चमन देवी उर्फ गुड़िया और मोनू शर्मा को 30 जुलाई को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। और आज की दूसरी कहानी ग्वालियर की है। ग्वालियर के पुराने हाईकोर्ट इलाके में शांति मोहन विला अपार्टमेंट स्थित है। इस अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर फ्लैट नंबर 208 में प्रीति जैन अपने पति हेमंत जैन और 2 बच्चों के साथ रहती थी। हेमंत जैन का शीतला माता साड़ी सेंटर के नाम से साड़ियों का थोक का कारोबार था। प्रीति और हेमंत इस अपार्टमेंट में लगभग 3.5 महीने पहले ही आए थे। इससे पहले वे केथ वाली गली में रहते थे। हेमंत अक्सर साड़ी खरीदने के लिए गुजरात के सूरत शहर आते जाते रहते थे। हाल ही में 15 मार्च को वे सूरत से वापस आए थे। प्रीति की अच्छी दोस्त मीनाक्षी भी उसी अपार्टमेंट में रहती थी, तीसरी मंजिल पर। दोनों अक्सर मिलती जुलती थीं और हर छोटी बड़ी बात आपस में शेयर करती थीं। 17 मार्च की दोपहर लगभग 2 बजे थे। तीसरी मंजिल पर रहने वाली मीनाक्षी माहेश्वरी काम निपटाकर आराम करने जा रही थीं कि तभी किसी ने उनके फ्लैट की घंटी बजाई। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने घबराई हुई अपनी सहेली प्रीति को देखकर वह चौंक गईं। प्रीति ने बताया कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें काफी चोटें आई हैं। मीनाक्षी तुरंत प्रीति के साथ नीचे फ्लैट की ओर गईं। साथ में उन्होंने पड़ोस में रहने वाले अनिल राजपूत को भी बुलाया। वहां उन्होंने देखा कि हेमंत की हालत गंभीर थी और पलंग पर उनका सिर से बहुत खून बह रहा था। यह देख मीनाक्षी घबरा गईं। वे तुरंत हेमंत को जेएच ट्रामा सेंटर ले गईं। वहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह मामला गंभीर था। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी और इंद्रगंज के टीआई को जानकारी दी गई। इस दौरान प्रीति ने मीनाक्षी को बताया कि उन्हें हेमंत के एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वह अपने फ्लैट में ही थीं। कुछ ही देर पहले हेमंत ने कॉल बेल बजाई। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो हेमंत अचानक उनके ऊपर गिर पड़े। उसने बताया कि उनका एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन कहां और कैसे हुआ, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा और बेहोश हो गए। हेमंत को उस हालत में देख प्रीति बहुत घबरा गई और दौड़कर मीनाक्षी को बुला लाई। अस्पताल से सूचना मिलते ही थाना इंद्रगंज के टीआई मनीष डाबर मौके पर पहुंचे। प्रीति जैन ने उन्हें वही कहानी सुनाई जो उसने मीनाक्षी को बताई थी। टीआई मनीष डाबर को लगता था कि यह एक्सीडेंट की कहानी असंभव लग रही थी।
उन्होंने तुरंत इस मामले की जानकारी एसपी नवनीत भसीन को दी। एसपी के निर्देश पर टीआई सीधे हेमंत के फ्लैट पर पहुंचे। फ्लैट की जांच करने पर उन्हें स्थिति काफी संदिग्ध लगी। प्रीति ने बताया था कि घायल हेमंत बाहर से आकर फ्लैट की घंटी बजा रहे थे, लेकिन न तो अपार्टमेंट की सीढ़ियों पर न ही फ्लैट के दरवाजे पर कोई खून के निशान थे। कमरे में मौजूद खून केवल उसी पलंग के आसपास था जिस पर हेमंत घायल अवस्था में लेटे थे। प्रीति का कहना था कि हेमंत घायल अवस्था में थे और दरवाजा खुलते ही उनके ऊपर गिर पड़े थे। लेकिन पुलिस को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि प्रीति के कपड़ों पर खून का एक भी दाग नहीं था। टीआई मनीष डाबर ने इस जांच की जानकारी एसपी नवनीत भसीन को दी। इसके बाद एडिशनल एसपी सत्येंद्र तोमर और सीएसपी केएम गोस्वामी भी हेमंत के फ्लैट पर पहुंचे। सभी पुलिस अधिकारियों को प्रीति द्वारा सुनाई गई कहानी संदिग्ध और बनावटी लग रही थी। प्रीति के बयान को जांचने के लिए टीआई ने फ्लैट के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे की वीडियो अपने पास रख ली। वीडियो देखकर पुलिस हैरान रह गई। पता चला कि घटना से करीब आधा घंटे पहले हेमंत के फ्लैट में दो युवक आए थे। दोनों थोड़ी देर फ्लैट में रहने के बाद बाहर चले गए। उनके जाने के बाद प्रीति भी बाहर गई और फिर अंदर लौटकर कपड़े बदलकर मीनाक्षी को बुलाने तीसरी मंजिल पर चली गई। वीडियो में हेमंत घायल होकर घर के अंदर या बाहर आते नहीं दिखाई दिए, लेकिन दो युवक फ्लैट में आते जाते साफ दिखाई दिए। प्रीति ने पुलिस को इन युवकों के आने के बारे में कुछ नहीं बताया, जिससे वह खुद शक के घेरे में आ गई। पुलिस ने इन दो युवकों की पहचान की। पता चला कि एक दानाखोली का मृदुल गुप्ता और दूसरा सुमावली का उसका दोस्त आदेश जैन था। दोनों की पहचान के बाद हेमंत की बहन ने भी पुलिस को बताया कि प्रीति का मृदुल गुप्ता के साथ अवैध संबंध था। इसी वजह से प्रीति और हेमंत के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। यह जानकारी मिलने के बाद टीआई मनीष डाबर मृदुल और आदेश जैन के घरों पर छापा मारने गए, लेकिन दोनों वहां नहीं मिले। इतना ही नहीं, उनके मोबाइल फोन भी बंद थे। इससे पुलिस का शक और बढ़ गया। लेकिन रात लगभग 1:30 बजे आदेश जैन अपने बड़े भाई के साथ खुद ही इंद्रगंज थाने आ गया। उसने बताया कि मृदुल ने उसे कहा था कि हेमंत के घर पैसे लेने जाना है। जब वह वहां गया तो उसने देखा कि मृदुल और प्रीति सोफे के पास घुटनों के बल बैठे थे, जबकि हेमंत सोफे पर लेटा हुआ था। आदेश को यह सब देखकर कुछ गलत लगा और वह तुरंत वहां से वापस आ गया। उसने पुलिस को बताया कि वह हेमंत के घर सिर्फ 1.5 मिनट ही रुका। आदेश की इस जानकारी से हेमंत की मौत का मामला और साफ हो गया। दूसरे दिन पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई। रिपोर्ट में बताया गया कि हेमंत के माथे पर 5 और चेहरे पर 3 घाव थे। उनके सिर के पीछे किसी भारी चीज से चोट लगी थी, जिससे उनकी मौत हुई। सुबह हेमंत का अंतिम संस्कार होने के बाद पुलिस ने प्रीति को हिरासत में लेकर थाने ले गई। दबाव बढ़ने पर मृदुल गुप्ता भी शाम को अपने वकील के साथ थाने में पेश हो गया। पुलिस ने प्रीति और मृदुल से पूछताछ की। थोड़ी ही देर में दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उन्होंने माना कि हेमंत की हत्या उन्होंने पहले से योजना बनाकर की थी। पूछताछ के दौरान हेमंत की हत्या की पूरी कहानी भी सामने आई। हेमंत के बड़े भाई भागचंद जैन करीब 20 साल पहले ग्वालियर के खिड़की मोहल्लागंज में रहते थे। हेमंत अक्सर अपने बड़े भाई के घर जाते रहते थे। बड़े भाई के मकान के सामने एक शुक्ला परिवार रहता था और प्रीति उसी परिवार की बेटी थी। प्रीति और हेमंत की उम्र लगभग समान थी। बड़े भाई और शुक्ला परिवार में अच्छी नजदीकियों के कारण हेमंत भी प्रीति के घर आने जाने लगा। कुछ समय बाद दोनों में प्यार हो गया। यह लगभग 18 साल पहले की बात है। उनके प्यार की कहानी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने शादी करने का फैसला किया, लेकिन प्रीति के परिवार वाले इसके लिए राजी नहीं थे। आखिरकार दोनों ने परिवार की मर्जी के बिना प्रेम विवाह कर लिया। इस वजह से शुक्ला परिवार को काफी अपमान महसूस हुआ और उन्होंने मोहल्लागंज वाला मकान बेचकर कहीं और रहने का फैसला किया। प्रीति अपने पति हेमंत के साथ पहले कैथवाली गली में और फिर बाद में दानौली में उसी मकान में रहने लगी, जहां की पहली मंजिल पर मृदुल गुप्ता अकेला रहता था। यहीं मृदुल और हेमंत की मुलाकात हुई और धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। हेमंत ने साड़ी का थोक कारोबार शुरू किया। शुरुआत में प्रीति का भाई भी थोड़े समय तक उनके साथ काम में मदद करता रहा, लेकिन बाद में वह कानपुर चला गया। हेमंत का कारोबार तेजी से बढ़ा और वह ग्वालियर के पहले 5 थोक साड़ी व्यापारियों में गिना जाने लगा। व्यापार के सिलसिले में हेमंत को अक्सर माल खरीदने के लिए गुजरात के सूरत शहर जाना पड़ता था।
हेमंत का काम इतना बढ़ गया था कि महीने में वह 20 दिन शहर से बाहर रहता था। इस दौरान प्रीति और दोनों बच्चे ग्वालियर में अकेले रह जाते थे। इसलिए हेमंत घर की देखभाल और बच्चों की जिम्मेदारी अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त मृदुल को सौंप देता था। हेमंत मृदुल पर इतना भरोसा करता था कि अगर उसे बाहर से पैसे भेजने होते तो वह सीधे मृदुल के बैंक खाते में भेज देता था। इसी वजह से हेमंत के शहर में नहीं रहने पर भी मृदुल का प्रीति के घर आना जाना लगा रहता था। प्रीति अब 35 साल की हो चुकी थी और 2 बच्चों की मां थी। लेकिन पैसे की चिंता न होने और पति का भरोसा होने की वजह से वह काफी आजाद हो गई थी। लगातार साथ रहने वाले लोगों के बीच दोस्ती और अपनापन बन जाना मामूली बात है। यही प्रीति और मृदुल के साथ हुआ। दोनों पहले से अच्छे दोस्त थे, लेकिन धीरे धीरे एक दूसरे के और करीब आ गए। दोस्तों जैसी बातें होने लगी और इसी वजह से उनके नजरिए में भी बदलाव आया। इसका नतीजा यह हुआ कि करीब 1.5 साल पहले उनके बीच शारीरिक संबंध बन गए। प्रीति का पति हेमंत ज्यादातर बाहर रहता था और मृदुल अविवाहित था। दोनों को किसी ने रोकने टोकने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हेमंत ने खुद मृदुल को प्रीति और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी दे रखी थी। इसी वजह से हेमंत के शहर में नहीं रहने पर मृदुल अक्सर प्रीति के घर में उसके साथ एक ही बिस्तर पर रात बिताने लगा। दूसरी तरफ प्रीति भी मृदुल को पास रखने के लिए उसे हर तरह से खुश करने लगी और मृदुल पर पैसा खर्च करने लगी। करीब 6 महीने पहले एक दिन हेमंत ग्वालियर में बच्चों के साथ था। तभी बच्चों ने मजाक मजाक में कह दिया कि मम्मी तो मृदुल अंकल के साथ सोती हैं और वे दूसरे कमरे में अकेले सोते हैं। हेमंत को पलक झपकते ही सब समझ में आ गया कि घर में क्या हो रहा है। उसने मृदुल को अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया और घर में आने जाने पर रोक लगा दी। इस बात को लेकर हेमंत और प्रीति के बीच झगड़ा भी हुआ। प्रीति ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन हेमंत ने मृदुल को फिर घर में आने से रोक दिया। इससे प्रीति काफी परेशान हो गई। दोनों अकेलेपन का फायदा न उठा सकें, इसलिए हेमंत ने परिवार को लेकर अपनी बहन के घर रहने का फैसला किया। ननद के घर रहते हुए प्रीति और मृदुल की बात रुक गई, लेकिन हेमंत कब तक बहन के घर रहता। करीब 3 महीने पहले उसने पुराना मकान बेचकर इंद्रगंज में नया फ्लैट लिया। वहां आने के बाद प्रीति और मृदुल की छुपी हुई बात फिर से शुरू हो गई। प्रीति अपने युवा प्रेमी के लिए इतनी दीवानी थी कि उसने मृदुल पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वह उसे अपने पास रख ले। जनवरी में मृदुल ने कहा कि दूर चल दें और अलग रहें, लेकिन प्रीति ने कहा कि इतना करने से कुछ नहीं होगा। असली तरीका यही है कि हम हेमंत को हमेशा के लिए दूर कर दें। मृदुल को भी प्रीति की जिद और जुगाड़ समझ में आ गई, इसलिए वह मान गया। इसके बाद दोनों ने मिलकर घर में ही हेमंत की हत्या करने की योजना बनाई और 17 मार्च को उस पर अमल किया। उस दिन प्रीति ने हेमंत की चाय में नींद की गोलियां डाल दी, जिससे वह जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। फिर मृदुल आया और प्रीति ने सोते हेमंत के पैरों को दबोचा, जबकि मृदुल ने उनका गला दबा दिया। इस दौरान हेमंत ने विरोध किया तो दोनों ने उसे उठाया और कई बार उसका सिर दीवार से टकराया। इससे हेमंत के सिर से खून बहने लगा और थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो गई। टीआई मनीष डाबर ने प्रीति और मृदुल से लंबी पूछताछ की। इसके बाद दोनों को अदालत में पेश किया गया। प्रीति को सीधे जेल भेज दिया गया, जबकि मृदुल को 2 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर रखा गया, ताकि हत्या के समय उसने जो कपड़े पहने थे उन्हें बरामद किया जा सके। इस पूरे मामले में मृदुल का दोस्त आदेश जैन भी उस दिन प्रीति के घर में गया था, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में दिखा। उस दिन उसने देखा कि हेमंत बेड पर लेटे थे और प्रीति और मृदुल आपस में कुछ गुपचुप बातें कर रहे थे। आदेश को यह सब संदिग्ध लगा और वह वहां से चला आया। फुटेज में भी वह निकलते हुए दिखाई देता है। पुलिस ने आदेश जैन को इस मामले में सरकारी गवाह बना दिया है। इस कहानी से सबसे बड़ी गलती यही पता चलती है कि लालच और गलत इच्छाओं के चलते किसी की जान लेना कितना खतरनाक होता है। प्रीति और मृदुल ने अपने निजी फायदे के लिए हेमंत की हत्या कर दी, जिससे उनका पूरा परिवार हमेशा के लिए टूट गया। हमें यह सीख मिलती है कि परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी कभी नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। किसी की जिंदगी से खेलना, झूठ बोलना या धोखा देना गलत है। किसी भी समस्या का हल हिंसा या अपराध से नहीं निकलता। रिश्तों में भरोसा और नैतिकता बनाए रखना बहुत जरूरी है। अपनी इच्छाओं पर काबू रखना, धैर्य रखना और सही तरीके से समस्याओं का हल निकालना ही सबसे अच्छा रास्ता है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है।
हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।